सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं हमारी जो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली है इसके बारे में बातें करूंगा और फिर दावोस सम्मेलन के बारे में बहुत थोड़ी सी बातें। हमारी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली, ये विषय मैंने उठाया कहाँ से है? ये विषय मैंने उठाया है अभी अभी की एक घटना से, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए अध्यक्ष का चुनाव किया, नितिन नवीन जी का चुनाव किया। वो 3 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। जब उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए और प्रधानमंत्री जी ने एक दो जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उनको आधार बना करके मैं राजनीतिक प्रणाली पर बात करने जा रहा हूं। और हमारी राजनीति को समझने के लिए, खासकर लोकतांत्रिक प्रणाली को समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इस विषय को उठाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब राजनीतिक पार्टी के ये मेरे बॉस हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टी के 2 शब्द इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरे बॉस हैं। इन्हें अब मैं अपने 11 साल का लेखा जोखा दूंगा। 11 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, ऑलमोस्ट 11 साल का मैं इन्हें अब लेखा जोखा दूंगा और ये मेरी सीआर लिखेंगे। सुनकर के आपको क्या लगा होगा मुझे नहीं मालूम। आपने इस पर विचार भी किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम कि भाई प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कैसे कह दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री तो जो है हमारे देश के सर्वे सर्वा हैं। तो ये राजनीतिक दल का अध्यक्ष उनका बॉस कैसे हो गया? आइए इसे समझते हैं। इसी में लोकतंत्र की हमारी आत्मा निवास करती है, जिसे कहा गया है डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो यहाँ लोग कहाँ से आ गए? और अगर लोग नहीं आ पाए तो फिर लोकतंत्र नहीं है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो चुनाव पर आधारित प्रणाली है। चुनाव कौन लड़ता है? चुनाव नागरिक लड़ते हैं। लेकिन क्या नागरिक सीधे चुनाव लड़ते हैं? उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है। तो नागरिकों ने क्या सिस्टम बनाया है? नागरिकों ने सिस्टम बनाया पॉलिटिकल पार्टीज का। पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से हम चुनाव लड़ते हैं। अब ये बात अलग है कि कोई स्वतंत्र रूप से भी चुनाव लड़ सकता है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन उनकी संख्या ऐसी नहीं है। पूरी की पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जो स्वतंत्र पार्टी के लोगों के द्वारा चलाई जा रही हो, निर्दलियों के द्वारा, नॉट एट ऑल। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना एक संगठन होता है, अपनी एक ताकत होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ही चुनाव लड़ती हैं और चुनाव लड़ने के बाद जब वो जीत जाती हैं तो फिर सरकार का निर्माण होता है। यानी कि जो सरकार का निर्माण होता है वो राजनीतिक दलों के अंदर से ही होता है। इससे आप एग्री करते हैं? तो जो राजनीतिक दल है वो चुनाव लड़ते कैसे हैं? सीधी सी बात है कि चुनाव से पहले वो अपना घोषणा पत्र निकालते हैं, जिसे हम मैनिफेस्टो कहते हैं। वे जनता से एक वायदा करते हैं अपने घोषणा पत्र के जरिए कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे। वे अपने इस घोषणा पत्र को लेकर के जनता के बीच जाते हैं, अपनी बातें रखते हैं और फिर जनता इस बात का निर्णय लेती है कि जो अलग अलग राजनीतिक दल हमारे सामने अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं, वायदा कर रहे हैं, इनमें से हम किन्हें सरकार बनाने का अवसर दें। उसी के आधार पर वो मतदान करते हैं और फिर सरकार का निर्माण होता है। अब देखिए, यहां अब आपको स्पष्ट रूप से 2 अलग अलग संगठन दिखाई दे रहे होंगे। एक सरकार, तो प्रधानमंत्री क्या है? वो सरकार के प्रमुख हैं। और दूसरी तरफ राजनीतिक दल। ये जो प्रधानमंत्री निकल करके आए हैं, इस राजनीतिक दल से ही निकल करके आए हैं। अब राजनीतिक दल बिल्कुल अलग है और सरकार बिल्कुल अलग है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं और दोनों का सीधे एक दूसरे पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, नहीं होना चाहिए।
लेकिन क्या अगर दोनों का एक दूसरे के कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए तो क्या दोनों में कोई रिश्ता नहीं रह गया, कोई संबंध नहीं रह गया? ये सोचना गलत होगा। ये डेमोक्रेसी को इग्नोर करना होगा, डेमोक्रेसी की आत्मा को अस्वीकार करना होगा। देखिए, राजनीतिक दल ने वायदे किए थे पब्लिक से और अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उन वायदों को पूरा करे। तो सरकार उन वायदों को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, इसको सुपरवाइज कौन करेगा? राजनीतिक दल करेगा ना। और राजनीतिक दल ही सरकार को बीच बीच में ये बताएगा कि भैया देखो, हमने ये वायदा किया था, सरकार ये नहीं कर पा रही है, आप इसको कीजिए। और जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और राजनीतिक कार्यकर्ता जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, वो बाकायदे लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। तो लोगों का जो फीडबैक है वो राजनीतिक दल के पास है। तो लोगों का ये जो फीडबैक है ये राजनीतिक दल ही सरकार तक पहुंचाएगा। ठीक है, अखबार पहुंचाते हैं, मीडिया पहुंचाता है, वो एक अलग बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजनीतिक दल का जो अध्यक्ष है और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों के बीच एक संवाद की स्थिति कायम रहनी चाहिए। मैं हस्तक्षेप की बात नहीं कर रहा हूं, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकार अपने ढंग से काम करेगी, राजनीतिक दल अपने ढंग से काम करेंगे, लेकिन दोनों के बीच में एक संवाद की स्थिति तो होनी चाहिए। और ये जो राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, वो डेफिनेटली सरकार से पूछ सकते हैं कि भाई आपने क्या क्या काम किया, ये काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि राजनीतिक दल को लोगों के बीच जाना है। ठीक है, प्रधानमंत्री तो 5 साल के बाद जब फिर चुनाव होंगे तो लोगों के बीच जाएंगे। ठीक है, इस तरह से वो लोगों से बात करते रहते हो, एक अलग मुद्दा है, लेकिन राजनीतिक दल तो लोगों के बीच हमेशा ही रहती है। तो दोस्तों, अब शायद आपको प्रधानमंत्री जी की ये बात समझ में आ गई होगी कि ये मेरे बॉस हैं, राजनीतिक पार्टी के बॉस हैं। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, कोई यहां भ्रम नहीं है, सरकार के बॉस नहीं है, वो राजनीतिक पार्टी के बॉस हैं, क्योंकि वो राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं। मैं सरकार का अध्यक्ष हूं। तो राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उन्हें यह बात पूछने का मुझसे अधिकार है कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या किया जाना चाहिए, क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो मेरे बॉस हो गए ना। बॉस का मतलब क्या हुआ? बॉस का मतलब है जो मेरे काम को देखते हैं, जिनके प्रति मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, जिनके लिए मैं जवाबदेह हूं, जो मेरे कामों के बारे में पूछ सकते हैं, मुझे आवश्यक निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, सरकारी आदेश नहीं दे सकते, लेकिन निर्देश तो दे ही सकते हैं कि देखिए, हमें जनता के लिए ये करना है। और राजनीतिक दल एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में इसी पैटर्न पर काम करते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दल के जो अध्यक्ष हैं और जो प्रधानमंत्री हैं या हमारी जो कैबिनेट है, उनके बीच में लगातार एक जीवंत संवाद बना रहे। इस विषय को इसलिए मैंने उठाना ठीक समझा क्योंकि बहुत से लोग इसे गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि भाई प्रधानमंत्री तो स्वतंत्र हैं, वो राजनीतिक दल के नेता से बात क्यों कर रहे हैं? भैया, डेमोक्रेसी है, अगर वो उनसे बात नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कैसे करेगी? क्योंकि वो लोगों के ही बीच के हैं, वो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो उस पर्टिकुलर राजनीतिक दल से ही आए हुए हैं। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि इन दोनों के बीच में हमेशा संवाद की स्थिति बनी रहे। दोस्तों, अब मैं आता हूं दूसरे विषय पर, वह है दावोस सम्मेलन। दावोस स्विट्जरलैंड में है, और एक नाम आप बार बार अखबारों में देख रहे होंगे, विश्व आर्थिक मंच। जो विश्व आर्थिक मंच है, बेसिकली वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संस्था है। 1971 में जर्मनी के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, जिनका नाम था क्लास श्वाब। आपने कभी कभी सुना होगा ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट। जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी की जाती है। इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो यह हर साल एक सम्मेलन करती है दावोस में, यह भी स्विट्जरलैंड में ही है। इस बार का जो सम्मेलन है 19 से 23 तारीख के बीच में हो रहा है, 56वीं बैठक है। दोस्तों, इस सम्मेलन में दुनिया भर की जो बेस्ट ब्रेन हैं वे आते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो विचारक होते हैं, जो नीति निर्धारक होते हैं, नीति का निर्माण करते हैं, उन्हें लागू करते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी जो सम्मेलन हो रहा है, अब आप देखिए कि इसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं। 3000 से अधिक विश्व के लीडर्स आ रहे हैं,
60 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और 850 से अधिक सीईओ आ रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बड़ी बड़ी कंपनी के जो सीईओ हैं वो आ रहे हैं, और भी जो दूसरे लोग हैं वे आते हैं। ये इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं। बहुत ही जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जैसे इस बार जिन पर बात होनी है, आर्थिक लचीलापन, जिसे आप इकोनॉमिक रेजिलियंस कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात होगी, पर्यावरण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर बात होगी, जो एनर्जी ट्रांजिशन की बात हो रही उस पर बात होगी, विश्व के सामने जो अलग अलग किस्म के जो जोखिम आ गए हैं, उत्पन्न हो गए, उन पर बात होगी, और भू राजनीतिक स्थितियों पर बात होगी। मैं अभी आप लोगों से सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये सम्मेलन 23 जनवरी तक चलेगा। भारत ने अपना बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल, अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल इसमें भाग लेने के लिए भेजा है। प्लीज़ इसकी जब रिपोर्ट्स आएंगी तो उन रिपोर्ट्स को आप ध्यान से पढ़िएगा, उससे आपके दिमाग में वैश्विक स्थितियों के बारे में तथ्य आएंगे और साथ ही साथ आप में सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी। मेरे एक स्टूडेंट हैं जो बाकायदे इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं और अभी इस बार उन्होंने आईएएस के लिए एग्ज़ाम दिया, वो इंटरव्यू में गए थे और इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि ये जो दावोस सम्मेलन है, क्या विश्व पर इसका कुछ प्रभाव पड़ा? अब आप देखिए, बिल्कुल अलग से हट करके प्रश्न था कि इसका क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए अभी तक। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने जवाब दिया था कि नहीं, सीधे सीधे तो उनके कंट्रीब्यूशन को सर हम नहीं देख पाते, लेकिन वे जिन मुद्दों पर बात करते हैं उन मुद्दों की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान जाता है, पूरी दुनिया उन पर विचार करती है और कहीं न कहीं अपनी नीतियों में उन्हें शामिल भी करती है। इस रूप में जो दावोस सम्मेलन है उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव दुनिया पर पड़ता है। बहुत ही सटीक और बहुत ही बैलेंस उत्तर उन्होंने दिया। तो इस तरह के उत्तर कहाँ से आएंगे आपके दिमाग में? यहीं से आते हैं। आप केवल घटनाओं पर मत जाइए, घटनाओं से जो रस निकलता है, न्यूज़ से जो व्यूज़ बनते हैं, उधर भी आपका ध्यान होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब इनकी रिपोर्टिंग्स आप पढ़ेंगे कि किन मुद्दों पर बात हुई, किसने क्या क्या विचार रखे, क्या क्या कहा, उससे आपके दिमाग में बहुत अच्छे तथ्य शामिल होंगे और उसी को मत करके फिर आप अपने विचार तैयार कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस विषय पर आज बस इतना ही। अब आज के डेली ऑडियो लेक्चर को यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।